चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा दिन है आज, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, शॉर्टर क्रिस्प क्लास लेंगे, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग। सबसे पहला हमारा टारगेट होगा ये समझाना कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्या है। एक बार कुछ बच्चों ने कुछ कर रखा है, वो एक बार दोबारा सुनेंगे अच्छी तरह से कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक बार रिव्यू करेंगे शुरू से। तो हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर दो भागों में टूटा हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है। जिन भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन होते हैं और कार्बन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर आप बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन की, तो उसमें 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे कि जिसमें सिर्फ होते हैं क्या, हाइड्रोजन और कार्बन, इनके अलावा कुछ नहीं होते। एक तो आप लोगों का एल्केन हो गया, एक एल्कीन हो गया, एक अल्काइन हो गया, और चौथा डी बेंजीन हो गया। तो आपको हाइड्रोकार्बन में ये 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। ये 4 फंक्शनल ग्रुप का आपको डील करना, क्योंकि इन चारों में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है, इनके अलावा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, हर फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ा जाता है तो हर फंक्शनल ग्रुप को आप 4 भागों में पढ़ते हैं, जिसमें हमेशा पहला भाग होता है उसका आईयूपीएसी और उसका आइसोमेरिज्म। आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, हर चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, बेंजीन हो। और हम पहले ही कर चुके हैं इसके पीछे वाले चैप्टर में, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म को। दूसरे भाग में हम लोग करेंगे इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड हम शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को, और फोर्थ हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को। मतलब चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, बेंजीन हो, हमेशा ये करना पड़ेगा। आईयूपीएसी मतलब नाम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब अलग अलग तरीके, रिएक्शन जिनके द्वारा आप उस फंक्शनल ग्रुप को, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, बनाएंगे, कैसे कैसे बनाएंगे। उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इत्यादि, ये सब हम डील करेंगे। और उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो दूसरे चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करता होगा, इन सब बातों को हम डील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एल्केन से। एल्केन, तो जैसे कि आप लोगों को पता है एल्केन का हम लोग आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म आप लोगों को पता ही है पहले से। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे जोर देंगे, क्योंकि आईयूपीएसी नाम और आइसोमेरिज्म मैंने सबको बता रखी। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से शुरू करेंगे, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एमओपी, मतलब कैसे बनाया जाएगा एल्केन। तो एल्केन बनाने का तरीका पहले है कहां से, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनेगा। बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो डबल बॉन्ड्स होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब जो स्टेबल होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। आप ऐसे याद रखेंगे। तो आप कैसे बनाएंगे अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लीजिए, और इसके अंदर अगर मैं हाइड्रोजन गैस डाल दूं, ये हाइड्रोजन की ही तो कमी थी जिसकी वजह से ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना। तो अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड टूट गया, तो एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। एक हाइड्रोजन जब इस कार्बन के पास आ जाएगा, ये CH3 बन जाएगा, और सिंगल बॉन्ड दूसरा भी CH3 बन जाएगा। तो इस तरह से इथीन आप देख रहे हैं बन गया है इथेन, मतलब डबल बॉन्ड बन गया है ट्रिपल बॉन्ड।
दोबारा से देख लीजिए, ये जो डबल बॉन्ड है ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड बन गया कैसे? हाइड्रोजन गैस को ऐड कर कर, हाइड्रोजन गैस को ऐड कर कर, हाइड्रोजन गैस को इसने ऐड किया है। एक बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हाइड्रोजन गैस को ऐड करने वाली रिएक्शन हाइड्रोकार्बन होती है, हाइड्रोजिनेशन होती है, सॉरी, इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसे। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2 गैस। ये इस रिएक्शन की पहली बात थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि हाइड्रोजिनेशन, दिस रिएक्शन requires a metal surface, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। और यहां पर कैटलिस्ट कौन कौन कर सकता है? निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं जो हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर पहले एब्जॉर्ब करते हैं और फिर HH बॉन्ड को तोड़कर रिएक्शन करवाते हैं। मतलब ये एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें पहले HH हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस आ जाती है, फिर ये आपस में टूटते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं एल्कीन्स में ऐड होने के लिए। इस तरह का ये प्रोसेस होता है। तो ये रहा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनने का तरीका। अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन। अगर इस प्रोपीन में हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, तो एक हाइड्रोजन सेम उसी की तरह होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन जाएगा। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड्स आसानी से सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं इस रिएक्शन के दौरान, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। अच्छा, इसमें हमने अभी अल्काइन की बात नहीं कही कि अल्काइन से अल्केन कैसे बनेगा। इसकी बात हम आगे चर्चा करेंगे जब हम एल्कीन पढ़ेंगे। फिलहाल हम अनसैचुरेटेड को बात कर रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। और आपने हमारी क्या लर्निंग्स रही कि डबल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के जरिए। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल सरफेस जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। दूसरी रिएक्शन जिससे हम बना सकते हैं एल्केन, वो है फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन से एल्केन बनाने के दो तरीके हैं। पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। बच्चों एक बात को समझ लो, वुड्स रिएक्शन का मतलब है एक ऐसी रिएक्शन जो एक साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है, क्योंकि उन्होंने ही ये रिएक्शन प्रपोज करी थी। ऑर्गेनिक में ऐसे स्पेशल रिएक्शन को जिनको पढ़ा जाता है साइंटिस्ट के नाम पर, उनको हम नेम रिएक्शंस से संदर्भ करते हैं, नेम रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये वुड्स रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है जो साइंटिस्ट ने बताई थी। आप लोगों को याद करा दूं, हेलो एल्केन RX से शो किए जाते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, RX और RX दो हेलो एल्केन लेते हैं और उसके साथ दो सोडियम मेटल लेते हैं। दो RX मतलब दो हेलो एल्केन लिया और दो सोडियम मेटल लिया। याद करिएगा, इस बात में ध्यान देने की बात यह है कि इस रिएक्शन में ड्राई ईथर मतलब सूखा हुआ ईथर डालते हैं, और ये ईथर एक ही काम करता है, पानी को नहीं आने देता। अभी हम इसको समझेंगे कि वाटर क्यों नहीं आएगा, वाटर आने से क्या होगा, दैट वी विल डिस्कस, पर पहले रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन में क्या है, ये दो Na इन दोनों X के साथ निकल जाएगा, दो NaX, और बचेगा ये R और ये R, आपस में बन जाएगा R और R, और यहां बन जाएगा दो NaX। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं, मैं कहूंगा CH3Cl है, यहाँ पर भी CH3Cl है। अगर मैं ले लेता हूं दो Na की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर को शॉर्ट में DE लिखा जाता है। अगर मैं दोनों डालता हूं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं क्या निकल रहा है, दो NaCl निकल रहा है। CH3 आपस में जुड़ जाएगा, CH3 आपस में जुड़ जाएगा और दो NaCl बन जाएंगे।
इसका नाम यहाँ पर क्लोरोमीथेन है और इसका नाम यहाँ पर इथेन है, इथेन है। ठीक है, क्लोरोमीथेन से इथेन बन जाएगा। इस रिएक्शन को और मैं ऐसे भी दिखा सकता था, 2 CH3Cl ले लिए और 2 Na ले लिए, ड्राई ईथर डाला तो ये बन गया C2H6, मतलब 2 CH3 को आपस में जोड़ दिया और 2 NaCl। ठीक है, अगर और कोई एग्जांपल लेना चाहता हूं तो मान लो CH3CH2Cl, मैंने क्लोरो इथेन ले लिया, इथेन के 2 मोल्स ले लिए और 2 सोडियम ले लिए, ड्राई ईथर में डाल रहा हूं इसको, तो 2 NaCl निकल जाएंगे आपस में। ध्यान से देखिए, 2 NaCl आपस में निकल जाएंगे, बचेंगे 2 CH3CH2, मतलब CH3CH2 फिर एक CH2CH3, तो ये तो ब्यूटेन बन जाएगा और 2 NaCl निकल जाएंगे। यहाँ क्या थे, ये थे 2 क्लोरो इथेन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि R और R आपस में जुड़ रहे हैं, तो R और R आपस में जुड़कर 2 R बन रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या हमेशा डबल हो रही है, कार्बन इंक्रीज हो रहा है। तो इस रिएक्शन की कुछ खास बातें जान ले। पहली खास बात क्या है इस रिएक्शन की? पहली खास बात है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस द डबल, इट डबल्स द कार्बन, इट ऑलवेज डबल्स द कार्बन, ये हमेशा कार्बन की संख्या को डबल करता है, कार्बन को डबल कर दिया, इट ऑलवेज डबल्स द कार्बन, कार्बन की संख्या को डबल करता है। सो वी कैन हैव ओनली इवन नंबर्ड एल्केन। क्यों? क्योंकि कार्बन को डबल करता है। अब अपना दिमाग लगाइए ना, आप ऑड लेंगे तो ऑड का डबल भी क्या होता है? इवन, और इवन का डबल तो होता ही इवन है। इसका मतलब अगर आपने 2 कार्बन ले लिए तो 2 कार्बन से मिलेंगे 4 कार्बन, अगर आपने 3 कार्बन ले लिए तो 3 कार्बन से मिलेंगे 6 कार्बन, मतलब हर जगह से कार्बन डबल ही हो रहा है। तो इसका मतलब कार्बन की संख्या डबल हो रही है भाई, इस बात को ध्यान कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। इसका मतलब ऑड नंबर प्रोपेन बनेगा नहीं, क्योंकि प्रोपेन किसी का डबल नहीं है, पेंटेन बनेगा नहीं क्योंकि पेंटेन किसी का डबल नहीं है। इसका मतलब इट ऑलवेज डबल्स द कार्बन एटम, सो वी can only have even numbered alkane. It does not produce any odd alkane. तो ये इसकी लिमिटेशन है, which is its limitation, जो इसकी लिमिटेशन है। दूसरी बात जो इसमें जानने लायक है, जिस भी रिएक्शन में कार्बन की संख्या डबल होती है, those organic reaction in which carbon atom increases, उसको हम एसेंट सीरीज रिएक्शन कहते हैं, एसेंट सीरीज। while reaction which decreases carbon atom, इसको हम डिसेंट सीरीज रिएक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एसेंट सीरीज रिएक्शन। इट इज एन एसेंट सीरीज रिएक्शन। एसेंट सीरीज रिएक्शन है क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या बढ़ी। और एक और नोट के साथ इस टॉपिक को खत्म करूंगा कि अगर मान लीजिए सर मैं चाहता हूं ऑड नंबर का कोई एल्केन बनाना, तो कोई तो तरीका होगा, कोई तो अल्टरनेटिव होगा। हाँ बिल्कुल एक अल्टरनेटिव है, ऑड नंबर के एल्केन को बनाने का एक तरीका है, उस तरीके को कोरे हाउस सिंथेसिस कहते हैं। क्या? ऑड नंबर्ड एल्केन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कोरे हाउस सिंथेसिस, इन विच, जिसमें क्या किया जाता है? इन विच lithium and copper are used instead of sodium. सोडियम की जगह वहां पर हम लोग लिथियम और कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। वाटर से क्यों बचाते हैं? क्योंकि अगर मैंने वाटर डाल दिया तो ये R
इस OH के साथ रिएक्ट कर कर ROH बना सकता है, मतलब R ना करके ROH भी बना सकता है। ROH बनाएगा तो अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा तो मेरा एल्केन बनेगा नहीं, ऑब्वियसली मेरा पर्पस ही एल्केन बनाने का है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि वाटर कहीं से भी ना आए, क्योंकि वाटर अगर रहेगा तो वो कुछ और प्रोडक्ट बना देगा। इन सारी बातों के साथ मैंने ए वुड्स रिएक्शन को खत्म किया। अब मैं दूसरी रिएक्शन बताऊंगा। दूसरी रिएक्शन क्या है? बी यूजिंग जिंक एंड एसिड। याद करिएगा, ऑर्गेनिक में जब भी मैं एसिड कहूं तो बाय डिफॉल्ट एसिड का मतलब H+ होता है। H+ मतलब H2SO4 एक एसिड। तो अगर मान लीजिए कल तुमने कहा RX है सर, और मुझे ना कार्बन बढ़ाने नहीं है, एल्केन चाहिए हेलो एल्केन से, बट कार्बन बढ़ाने नहीं है, कार्बन की संख्या सेम रखनी है, तो मैं क्या करूं? तो मैं कहूंगा इसमें भी हाइड्रोजन गैस डाल दो। आप कर सकते हो। और जब आप हाइड्रोजन गैस डालते हैं, आपको पता है मेटल की सरफेस की जरूरत होती है। यहाँ पर मेटल का सरफेस होता है जिंक, जिंक और H+। तो रिएक्शन कैसे होती है बच्चों? बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये एक H एक X के साथ चला जाता है, HX बना देता है और बनता है RH। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि RH क्या होता है। ये RH क्या होता है बच्चों? ये RH एल्केन होता है। एल्केन कैसे? याद करिए, R का मतलब होता है एल्काइल, मतलब जैसे CH3 C2H5 मिथाइल इथाइल। अगर इसको एक और H मिल जाए तो ये मीथेन बन जाएगा, इसको एक और H मिल जाए तो ये इथेन बन जाएगा। यस, बिल्कुल सही। इसका मतलब अल्काइल ग्रुप को अगर एक हाइड्रोजन मिल जाता है तो एल्केन बनता है। इस बात को आप नोटिफाई कर लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर CH3Cl में अगर मैं एक H2 डाल रहा हूं, Zn और H+ के प्रेजेंस में जो कैटलिस्ट के रूप में काम करेंगे, तो मुझे प्रोडक्ट में दिख रहा है कि एक HCl निकल जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH4, क्योंकि CH3 और एक HCH4 बनेगा और HCl निकल जाएगा। अगर मैं और कोई रिएक्शन देना चाहता हूं, तो जैसे C2H5Cl है और इसमें H2 डाल रहा हूं, इसमें वही ZnHCl डालेंगे, वही रिएक्शन होगी और आपको C2H6 और HCl मिल जाएगा। इसका मतलब हेलो एल्केन से एल्केन बनाने के हमने दो तरीके देखे, एक वुड्स और एक जिंक और एसिड का इस्तेमाल करके। दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं वुड्स की बात करूं तो उसमें कार्बन की संख्या बढ़ती है, और अगर मैं जिंक और एसिड की बात करूं तो इसमें कार्बन की संख्या सेम रहती है। इसका मतलब ये सब कुछ आप पे निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप उतने ही कार्बन का बनाना चाहते हैं, जितने कार्बन का आपके पास हेलो एल्केन है, और आप चाहते हैं कि उतने ही कार्बन का एल्केन बनाए, सेम कार्बन का एल्केन बनाए, तो आप लोग यूज करना चाहिए जिंक वाला तरीका। बट अगर आप चाहते हैं मेरे पास डबल कार्बन हो, कार्बन की संख्या बढ़ जाए, तो आपको यूज करना चाहिए वुड्स रिएक्शन। मैं चाहूंगा दोनों रिएक्शनों को एक एक सेकंड के लिए देख लें। मैं दोनों रिएक्शनों पे एक एक सेकंड के लिए पॉज टाइम दे रहा हूं। ठीक है, आइए थर्ड रिएक्शन देखते हैं जिससे हम बना सकते हैं हेलो एल्केन। थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सी एसिड का मतलब ही कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, याद रखिए। इसकी भी दो रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। इस डी कार्बोक्सिलेशन को ध्यान से देखिए बच्चों। इस शब्द में दो शब्द छुपे हैं, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा डी कार्बोक्सिलेशन। डी शब्द का मतलब है रिमूवल, रिमूवल ऑफ कार्बोक्साइल। मतलब यहाँ पर हम कार्बोक्साइल ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं, कार्बोक्साइल ग्रुप हट रहा है। कार्बोक्साइल ग्रुप क्या होता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, कार्बोक्साइल ग्रुप होता है COO। तो COO ग्रुप का हटना ही कहलाता है डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्साइल ग्रुप का रिमूवल, कार्बोक्साइल ग्रुप का रिमूवल हो रहा है। रिमूवल ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप, रिमूवल ऑफ
कार्बोक्सिल ग्रुप। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH। अगर मैं कहूं कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COO, इस ग्रुप को, क्योंकि RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड में से H प्लस हटा दो तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा। रिमूव कर रहे हैं। एक बात को और ध्यान रखिएगा, DE शब्द नया शब्द नहीं है। आप लोग D10 क्रीम लगाते हैं जो टैनिंग को रिमूव करता है। हमारे शरीर में कई बार डिहाइड्रेशन हो जाती है, DE मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, तो इसका मतलब DE शब्द का मतलब ही है भैया रिमूवल ऑफ हाइड्रेशन हो, वाटर हो, रिमूवल ऑफ टैनिंग हो, या रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप हो। तो यहाँ पर हम रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब है, सोडा शब्द से आया है, सोडा शब्द से आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है NaOH, और लाइम शब्द से मतलब है CaO का। तो इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है सोडा लाइम। तो सोडा लाइम इन दोनों का मिक्सचर है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन होती है बड़ी ही अद्भुत, बड़ी ही अच्छी। ये रहा हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर इसमें आप डालते हैं सोडा लाइम मतलब NaOH और CaO, इसमें से कार्बोक्सिल ग्रुप हट जाता है। कार्बोक्सिल ग्रुप ये चीज है, ये हट जाता है, तो R वापस H के साथ आता है। और मैंने पीछे अभी अभी आप लोगों को कहा है कि R और H का मतलब ही क्या होता है, एल्केन। R और H का मतलब ही क्या होता है, पीछे भी समझाया था, एल्केन। कार्बोक्सिलिक एसिड से बन गया एल्केन। इसके अलावा याद करिएगा Na2CO3 इसके साथ निकलता है, और CO2 गैस H2, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट निकलता है, और इसके साथ निकलता है H2O, पानी निकलता है इसके साथ। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, आपको ज्यादा क्लैरिफाई होगा। जैसे CH3COOH, इसमें इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में अगर मैं NaOH और CaO डालता हूं तो देख रहा हूं इसमें से कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो रहा है, तो बचेगा CH3 और H। CH3 और H बनता है CH4, ठीक है ना, और बनता है इसके साथ, मैंने आपको कहा है Na2CO3 और H2O। तो बन रहा है क्या, इसके साथ मीथेन बन रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्बन की संख्या कम हो रही है, इथ से मिथ बन रहा है। क्यों कार्बन की संख्या कम हो रही है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप हट रहा है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्बन भी तो है, जब कार्बन ही चला जाएगा भाई, जब कार्बन ही चला गया, आप समझ लो क्या ही बचा, कार्बन कम हो गया, तो इसे डिसेंट सीरीज रिएक्शन कहते हैं। इट इज ए डिसेंट सीरीज रिएक्शन, इट इज अ डिसेंट सीरीज रिएक्शन, ठीक है। चलिए, ए हो गया। बी मतलब एक और तरीका है जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड से हम बना सकते हैं एल्केन, और उसका नाम है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये भी नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन मतलब ये भी नाम, कोल्ब के नाम पे दिया गया है, कोल्ब्स नेम रिएक्शन। अब आप ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझिए। इस रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करवाना। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी को तोड़ना, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। किसको तोड़ेंगे हम, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे, आइए देखते हैं। मान लिया ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें पहले NaOH डालते हैं। पहले इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते, दूसरे स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में हम कार्बोक्सिलिक एसिड में NaOH डालते हैं। अब हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, एक एसिड में जब एक बेस डाला जाता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। हमारा एसिड H प्लस देगा और बेस OH माइनस देगा, जिससे बनेगा RCOONA और H2। तो ये है सॉल्ट और ये है वाटर। इस सॉल्ट का नाम क्या है,
बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोगों ने पहले बता रखा है आपको RCOOR डैश, ये एस्टर है और इस एस्टर का ये वाले पार्ट को हम एल्कानोइट कहते हैं। एल्कानोइट याद होगा अगर किसी को। इस तरह से ही इसका नाम भी, इस पार्ट का नाम एल्कानोइट है, एल्कानोइट। इसका नाम हो गया सोडियम एल्कानोइट और यही लिया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, जैसे ही मैं एक टब में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड डालता हूं, हम देखते हैं हम बहुधा कंफ्यूज हो जाते हैं। कैथोड और एनोड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, हमें कंफ्यूजन नहीं करना किसी भी ताल में, किसी भी हाल में हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें बस इतनी बात समझनी है कि सर जो एनायन होता है ना, खींचता है, एनायन होता है नेगेटिव, जो एनायन नेगेटिव को खींचता है उसे हम कहते हैं एनोड। एनायन को खींचने वाला इलेक्ट्रोड एनोड। तो एनायन नेगेटिव होता है तो उसको खींचता है एनोड, तो इसका मतलब एनोड हुआ पॉजिटिव। और सर जो कैटायन को खींचता है, मतलब पॉजिटिव को खींचता है, उसे कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव को खींचने वाला होगा नेगेटिव। तो इसका मतलब सर यहाँ पर अगर मैं RCOONA को ले लूं और उसके साथ ले लूं वाटर, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी डाल दूं तो वो टूटेगा RCOO माइनस और Na प्लस में, और इसी तरह से H2O भी टूटेगा H प्लस और OH माइनस। मतलब दो चीजें ली जाती है। मैं अगले पेज पे अगर आपको समझाऊं, RCOONA 2 बार लिया जाता है 2 मोल्स, और वाटर भी 2 मोल्स लिए जाते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन को समझाऊं, पीछे तो मैं इसकी मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। मैकेनिज्म का मतलब होता है डिटेल्ड व्यू, किसी रिएक्शन का डिटेल्ड स्टेप अगर मैं समझाना चाहता हूँ तो वो तो पीछे समझा रहा हूँ, इसे मैकेनिज्म कहेंगे हम। इधर मैं रिएक्शन समझा रहा हूँ कि रिएक्शन में क्या होगा। अगर मैं इन दोनों को ले लूंगा तो सबसे पहले 2 Na आपको दिख रहे होंगे, 2 OH के साथ 2 NaOH बना रहे हैं। 2 NaOH, 2 Na निकल गए, 2 OH के साथ NaOH बना रहे हैं। यहां से CO2 ये एक CO2, ये एक CO2, दो अलग अलग CO2 बन रहे हैं। तो 2 CO2 मिल रहे हैं, ये एक चीज आपको समझनी है। ये H और ये H आपस में H2 गैस बना रहे हैं और आपस में बन रहा है ये R और R, R और R आपस में बन रहा है एल्केन। इस बात को हम समझेंगे, इस बात को हम समझेंगे। NaOH CO2 H2 गैस निकल रही है और RR बन रहा है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए CH3COONA, CH3COONA ले लिया गया और दोनों में HOH डाल दिया गया। एरो के ऊपर हम जरूर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, एरो के ऊपर हम जरूर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, और 2 NaOH के साथ चला जाएगा। 2 H2 गैस निकल जाएगी, 2 CO2 निकल जाएगा और 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहां देखूं, इस एक का नाम क्या है, सोडियम। 2 कार्बन है ना बेटा, यहाँ पर 2 कार्बन, CH3CO में 2 कार्बन है, इथानोएट, तो इसका नाम है सोडियम इथानोएट और इसका नाम है इथेन। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं कि सर रिएक्शन हुई कैसे, ये थोड़ा सा समझाइए हमें इसकी डिटेल्ड। इसकी डिटेल के लिए सबसे पहले हम देख पा रहे हैं एनोड पे क्या होगा, इसको हम समझते हैं। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर 2 एनायंस पहुंचेंगे। एनायन कौन कौन है, RCOO माइनस और एंड OH माइनस। 2 एनायन पहुंचेंगे और दोनों एनायन की डिमांड होगी कि हमें न्यूट्रल बनाया जाए। आप इस बात को समझिए, हमें न्यूट्रल कैसे बनाया जाएगा, हमें न्यूट्रल कैसे बनाया जाएगा, इस बात को आप समझने की तरफ करिए। क्यों न्यूट्रल बनाया जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल चीज ज्यादा स्टेबल होती है।
बेटा चार्ज चीज के मुकाबले न्यूट्रल चीज ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि न्यूट्रल को आप बेफालतू में अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं करवा सकते, जबकि अगर आपके पास कोई चार्ज है तो वो चार्ज बेफालतू में दूसरे चार्ज के द्वारा अट्रैक्शन भी फील करेगा, रिपल्शन भी फील करेगा। सपोज करिए अगर मैं कैटायन की बात करता हूँ पॉजिटिव चार्ज की, तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज से रिपल करेगा, नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन करेगा। एक नेगेटिव चार्ज एनायन की बात करता हूँ तो दूसरे नेगेटिव से रिपल्शन, दूसरे पॉजिटिव से अट्रैक्शन, तो ये सब होता रहेगा। इन सब चीजों को अवॉइड करने का तरीका एक ही है, न्यूट्रल बने। तो ये दोनों चीजें पहुंचेंगे एनायन पर और कहेंगे कि हमें न्यूट्रल करना है। तो याद रखिएगा कभी भी दो अलग अलग चीजों का न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, एक ही तरह की चीजों का न्यूट्रलाइजेशन होता है। जैसे इन दोनों में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो किसका न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसका न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसका न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता। इसका न्यूट्रलाइजेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि इसको न्यूट्रल करने में ज्यादा वर्क डन लगता है, ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादा काम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इसके मुकाबले इसका इलेक्ट्रॉन देना, देखो बेटा ये न्यूट्रल कैसे होंगे, नेगेटिव देकर इलेक्ट्रॉन देने का मतलब वो ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा इसका इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देगा। तो इसी तरह से हम लोग इसी को लेंगे जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से देगा, RCOI माइनस लेंगे तो ये बन जाएगा RCOO न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर मैं 2 ले लेता हूं तो ये 2 बन जाएंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अगर आप ध्यान से देखें इसमें से ये CO2 गैस अलग निकल जाएगी, तो 2 R आपस में जुड़कर R बना देंगे और 2 CO2 रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से एनोड की रिएक्शन हुई। कैथोड पर अगर मैं आपसे रिएक्शन पूछूं तो क्या होगा, कौन कौन पहुंचेंगे, दोनों कैटायन पहुंचेंगे, एक Na प्लस पहुंचेगा और एक H प्लस पहुंचेगा। तो यहां पर भी Na प्लस नहीं होगा, H प्लस का होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, प्लस है ना, तो ये न्यूट्रल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब अपना, जैसे वहां पर क्या कर रहे थे, यहां पर कर रहे थे ऑक्सीडेशन, यहां पर ये क्या करेंगे, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना Na प्लस के लिए मुश्किल है, Na प्लस आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, H प्लस करेगा, क्योंकि Na प्लस स्टेबल है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये मुझे इतना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, जो H प्लस 2 ले ले। तो यहाँ पर 2H प्लस उन 2 इलेक्ट्रॉन को जो ऊपर दिए गए उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, न्यूट्रल करेगा और बना देगा H2 गैस, H2 गैस। इस तरह से मैं एक बार रिव्यू करूं, उसको दोबारा से बताऊं तो ध्यान से देखिए, RCOONA टूटा RCOO माइनस में और Na प्लस में, ध्यान से देखिएगा, ये RCOO माइनस क्या बना, 2 लिए गए थे 2, तो ये 2 बन गए, ये 2 Na प्लस बने, ये 2 R आपस में जुड़ गए और 2 CO2 निकल गए। ये कहां हुआ, ये हुआ एनोड पर, एनोड पर ये दोनों प्रोडक्ट मिले। जबकि 2 HOH को जब लिया गया तो वो 2 H प्लस में टूट गए और 2 OH माइनस में, 2 H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और H2 बन गया, कहां बन गया, कैथोड पे। तो बच क्या गया बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, ये बन गया आपका एनोड पर खत्म, ये बन गया आपका कैथोड पर खत्म, बच गया टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब रिएक्शन के अंदर बच गया एक तो Na प्लस जो न्यूट्रल नहीं हो पाया, एक OH माइनस जो न्यूट्रल हो नहीं पाया। तो ये आपस में जुड़कर बना देंगे, आपस में ये दोनों जुड़कर बना देंगे 2 NaOH। इस तरह से ये आपके प्रोडक्ट मिल गए, एक प्रोडक्ट मिला आप लोगों का RR, CO2, H2 और NaOH। इस तरह से देखिए आप, CO2 और RR कहां मिला, एनोड पर, H2 कहां मिला, कैथोड पर, और NaOH कहां मिला, सेल पे, सेल के अंदर। तो आपसे ऐसे MCQ पूछे जा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहां मिला, कौन सा प्रोडक्ट कहां मिला, ये आप लोग ध्यान करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गई खत्म। अगर आप ध्यान करेंगे, हम लोगों ने क्या कहा था कि सबको आपको क्या पढ़ना है, IUPAC जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, IUPAC आइसोमेरिज्म,
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ये भी हमने पढ़ लिया। किसका हम बात कर रहे हैं अभी? एल्केन की। एल्केन की पढ़ लिया। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। थर्ड पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बहुत इजी है और मैं चाहता हूं आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और अच्छी तरह से कर लें। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेरी बातों को सुना और थोड़ी सी अच्छी तरह से और थोड़ी सी क्लास लूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज को खत्म करा दूंगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में दरअसल हम बात करते हैं इनके फिजिकल फोर्सेस की। तो अगर मैं इनके फिजिकल फोर्सेस की बात करूं तो एल्केन के फिजिकल फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, क्योंकि एल्केन में वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं। सारे बच्चे एक बार ध्यान कर लेंगे, वैंडरवाल फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं, कमजोर फोर्सेस होते हैं। एल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर का मतलब क्या है? सिर्फ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, आप समझो मेरी बात। कार्बन कार्बन ऐसे है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऐसे है, तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। सिंगल बॉन्ड इससे भी नहीं खींच पाएगा, इससे भी नहीं खींच पाएगा, किसी से खींचता ही नहीं। अगर किसी से खींचता नहीं तो कोई पॉजिटिव नहीं होता बॉन्ड, कोई बॉन्ड नेगेटिव नहीं होता, दोनों न्यूट्रल रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। किसी पे पॉजिटिव नहीं, किसी पे नेगेटिव नहीं, तो पोल्स आया ही नहीं। पोल्स आया ही नहीं तो नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब alkanes are non-polar compound and hence shares weak वैंडरवॉल फोर्सेस। इनके बीच में वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं जो काफी कमजोर होते हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, इस बात का ध्यान करना पड़ेगा। ये जो वैंडरवॉल फोर्सेस है ना बेटा, वैंडरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सरफेस एरिया पर और मास पर। मतलब जितना ज्यादा किसी का मास होगा, जितना ज्यादा किसी का मास होगा, जितना ज्यादा किसी का सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज्यादा वैंडरवॉल फोर्स होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा मास होगा, उतना वैंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं एक छोटा सा बात, इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट मतलब लोअर एल्केन्स। लोअर एल्केन का मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, जिनमें कार्बनों की संख्या कम है, मास कम है। मास कम है तो उनका सरफेस एरिया भी कम है। छोटे हैं ना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पांच से ज्यादा हो जाता है थोड़ा। तो जब इनका सरफेस एरिया कम है तो वैंडरवाल फोर्स और वीक हुआ। वैंडरवाल फोर्स और वीक हुआ तो फोर्स अगर वीक होंगे तो कैसा स्टेट होगा, कैसा फिजिकल स्टेट होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैस आप कहेंगे, क्योंकि गैस में ही मॉलिक्यूल्स फोर्सेस वीक होते हैं सबसे ज्यादा। इसके बाद मैं कहता हूं बेटा पांचवें कार्बन से, जैसे पेंटेन, हेक्सेन, अगर मैं कार्बन की संख्या बढ़ाऊं तो हाँ फोर्स थोड़ा सा बढ़ेगा। फोर्स थोड़ा सा बढ़ेगा तो एक करीब आएंगे, करीब आएंगे तो वो लिक्विड का स्टेट धारण कर लेंगे। और अगर मैं कहता हूँ 18 कार्बन, 19 कार्बन, 20 कार्बन, 21 कार्बन, 22 कार्बन, तो कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कार्बन की संख्या बहुत बढ़ जाती है तो वैंडरवाल फोर्स भी तब अच्छे खासे होंगे और ये करीब करीब होंगे, सॉलिड्स होंगे। इसका मतलब फिजिकल स्टेट इसी बात पर निर्भर करता है। लोअर एल्केन्स, लोअर एल्केन का मतलब हुआ C1 से लेकर C4 तक आर गैस, आर गैशियस। C5 से लेकर C17 तक आर लिक्विड्स, ये लिक्विड्स होते हैं। while above C18 आर सॉलिड्स। पहली बात ये रही। दूसरी बात, अगर मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? मॉलिक्यूल को, जैसे मुझे मान लो मीथेन को बॉयल करना है, तो इसका मतलब मीथेन के आपस के फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये मीथेन अलग मॉलिक्यूल बनेगा, ये मीथेन अलग मॉलिक्यूल बनेगा। उनको बॉयल करने के लिए इनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, तो इनके फिजिकल फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा। उनके फिजिकल फोर्सेस क्या है बताओ? अभी अभी मैंने बताया वैंडरवाल फोर्स है, कमजोर फोर्स है। कमजोर फोर्स तो बस आसानी से टूट जाएगा।
पर जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाओगे बच्चों, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाओगे तो फिजिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया और मास के। इसका मतलब अगर मैं कहूं एक तरफ है एग्जाम्पल, एक तरफ है मीथेन और एक तरफ है इथेन, किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे सर इथेन का ज्यादा होगा। आप कहेंगे सर इथेन का ज्यादा होगा। इथेन का क्यों ज्यादा होगा? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। क्योंकि इथेन का मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा तो उसका वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा तो उस फोर्स को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं बात करता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये ब्रांचिंग, इसका मतलब मान लो ये है प्रोपेन ब्यूटेन और ये है ऐसा, दोनों में 4 कार्बन है, दोनों में कार्बन की संख्या सेम है, दोनों में अगर कार्बन की संख्या सेम है तो दोनों का मास सेम हुआ, तो आपका होगा इसका मतलब दोनों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। तो मैं कहूंगा नहीं, दोनों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। वहां पर आती है गेम, वहां पर गेम आती है सरफेस एरिया की। अगर मैं बात करता हूं बेटा सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा। क्यों? मैं इसको समझाता हूं, देखो ध्यान से देखो, कहीं जगह खाली नहीं है क्या? यहां पे देखो ध्यान से, अगर ऐसा है कोई, ये है सरफेस एरिया, पर अगर कोई ब्रांचिंग है तो सरफेस एरिया देखो गोल हो रहा है थोड़ा सा। जैसे जैसे सरफेस एरिया गोल होगा, गोल का स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। इसका मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है सरफेस एरिया कम होता रहता है। इसीलिए मैंने इधर लिख दिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। इसका मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग ज्यादा होगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और आखिरी बात सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में एक पॉइंट होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में जैसे H2O, एल्केन नॉन पोलर है, पोलर नहीं है, सो पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिक, पानी से डरता है क्योंकि नॉन पोलर है, इसलिए वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। इतनी ही इंपॉर्टेंट बातों के साथ मैं खत्म करता हूं आज का लेक्चर। आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि आज हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक निपटा दिया और जब नेक्स्ट मीट करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ अग्रसर करेंगे। दैट्स इट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय।